स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल, अजय गौड़ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं। सर, किस तरह से अब हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद को किस तरह से विकास की ओर जा रहा है, कुछ समस्याएं भी हैं, तो उसको लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से फरीदाबाद हरियाणा में ही नहीं, एशिया के भी नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और आप पहले से यहाँ देखें, पिछले 7 वर्षों में जो यहाँ विकास की नई ऊंचाइयों ने फरीदाबाद को छुआ है, फरीदाबाद उसका जीता जागता उदाहरण। आप जहाँ बैठे हैं इसके सामने ही नेशनल हाईवे, इतने फ्लाईओवर्स जो पहले कभी फरीदाबाद में देखे नहीं गए थे। एक फ्लाईओवर कभी देखा जाता था नीलम फ्लाईओवर या बड़खल फ्लाईओवर के नाम से, आज पलवल तक 7 से 8 फ्लाईओवर्स नए बन गए हैं। मात्र पलवल तक आज फरीदाबाद से 10 मिनट से 12 मिनट का सफ़र तय हो गया है। बाईपास रोड पर देखो, बड़ोदरा हाईवे का कितना तेज़ी के साथ काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए मझावली पुल तैयार हो चुका है। नया एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नई सड़क भी कल किसानों के साथ सारी सेटलमेंट होगी। मतलब तेज़ी के साथ मेट्रो को भी गुड़गांव से और फरीदाबाद से कनेक्ट करने की भी पूरी डीपीआर तैयार हो गई है, अप्रूवल सारी हो गई हैं। मतलब फरीदाबाद आने वाले समय में, जो पिछले कुछ समय में राजनीतिक रूप से पिछड़ गया था, तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अजय जी, मेरा इसी से जुड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में फरीदाबाद फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन पिछले 7 सालों से आप ही की सरकार है और आप मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, तो आपसे उम्मीद ज़्यादा की जाती है। लेकिन क्या कारण है कि जो एनसीआर का पार्ट है, गुरुग्राम है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, उसके मुकाबले फरीदाबाद क्यों पिछड़ गया? नहीं, मैंने वही आपको बताया कि पिछले 7 वर्ष से पहले की बात, लेकिन 7 वर्षों में मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। आप निश्चित फील्ड में जाकर देखेंगे तो तेज़ी के साथ काम चल रहा है। 7 सालों में फरीदाबाद की तस्वीर बदली है। आप ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से आज लोगों ने चर्चा शुरू करी है। पहले कभी एक पुल होता था और एक बहुत छोटा सा बड़ौली के ऊपर पुल होता, आज 7 पुल तैयार हैं। बिल्कुल फरीदाबाद को और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ कर रख दिया, जो पहले कभी किसी सरकार ने काम ही नहीं किया। ये हमारी सरकार की देन है। जो पुल बनकर हमारी सरकार में उद्घाटन हुए, हमारी सरकार में शिलान्यास हुए, आज लोग उन पर चलकर अनुभव भी ले रहे हैं, वो हमारी सरकार के अंदर ही हुआ। मतलब जो सरकार कहती है वो करती है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये मनोहर सरकार। लेकिन अभी हमारी कॉन्क्लेव में कांग्रेस के विधायक आए थे, नीरज जी, वो तो कह रहे कोई विकास ही नहीं हुआ है। यहाँ से कंपनियाँ, कई बड़ी कंपनियाँ चली गई, कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। देखो, विपक्ष का अपना एक काम है। अगर विपक्ष बारीकियों को नहीं गिनाएगा, आज उनको विपक्ष को कमजोरियां ढूंढनी पड़ती हैं। पहले विपक्ष के पास बहुत सी चीज़ें बताने को होती थी, आज सही मायने में हम भी विपक्ष में रहे हैं। आए दिन हम भी प्रदर्शन करते थे। कोई एक बड़ा प्रदर्शन पिछले 7 सालों में विपक्ष ने अगर किया हो तो अपने पटल पर आकर आप पूछ लेना उनसे। कहने के लिए विपक्ष है, लेकिन धरातल पर विपक्ष नहीं है। पहली दफ़ा ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले हैं जिन्होंने समान विकास करके योजनाओं को दिया है। यही विपक्षी विधायक भी अगर जाते हैं तो मुख्यमंत्री के पास शहर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि अगर विकास के काम के लिए कोई भी मांगेगा तो विकास वो जनता के काम आने वाला है, इसीलिए वो कभी भेदभाव नहीं करते। नीरज शर्मा, आपने बात उठाई है, नीरज शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में कितने रुपए के विकास हुए, वो नीरज शर्मा ही ज़्यादा बता पाएंगे। मैं आंकड़ा बोलूँगा तो वो ठीक नहीं होगा। तलवार साहब, गौड़ साहब कह रहे हैं कि विकास की रफ्तार है। स्पोर्ट्स में कहाँ स्टैंड कर रहा है फरीदाबाद? क्योंकि तमाम समस्याएं हैं, स्टेडियम की कमी भी है। क्या हम स्पोर्ट्स की, क्योंकि आप द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं, तो क्या देखते हैं, क्या फरीदाबाद में स्पोर्ट्स की तमाम सुविधाएं मौजूद हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को आमंत्रित करा यहाँ पे और मेरे को मौका दिया यहाँ पे अपनी विचार रखने का। फरीदाबाद मैं 42 ईयर्स से हूँ और जब ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट पहले बना 79 के अंदर, जब पहली पोस्टिंग मेरी यहीं हो गई थी। फरीदाबाद का विकास शुरू से ही बढ़ता जा रहा है और ये लगातार इसके अंदर प्रोग्रेस होती जा रही है। विचार अच्छे हों तो डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, प्लानिंग अच्छी हो तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि फरीदाबाद का जो 400-500 साल की जो इसकी हिस्ट्री है, कल्चर है,
नोएडा और गुड़गांव कहीं भी नहीं था। और ये सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वाला शहर है। अगर आप देखें गुड़गांव से भी, नोएडा से भी और दिल्ली से एक ही बराबर डिस्टेंस है फरीदाबाद के अंदर। तो अब हम फरीदाबाद के तो रहने वाले नहीं, पर फरीदाबाद हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी जन्मभूमि भी, हमारी मातृभूमि भी। खेल में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हैं जी, खेल में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप? खेल में तो फरीदाबाद ने आप देखो तो 82 से ही बहुत तरक्की कर रहे हैं फरीदाबाद। भास्कर चट्टी साहब यहाँ के डिप्टी कमिश्नर 4 साल सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड उनका था। आज ये नाथ सिंह स्टेडियम जिसने यहाँ पे 8 इंटरनेशनल मैच खेला और जिसको एक इंटरनेशनल पहचान दी फरीदाबाद को, 8 इंटरनेशनल मैच यहाँ खेले गए। 2006 में लास्ट मैच खेला था, 89 में पहला वनडे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का खेला गया। वेस्ट नेशनल चैम्पियनशिप हुई, वुमेन वर्ल्ड कप यहाँ पे होस्ट हुआ और यहाँ से इस शहर से बहुत खिलाड़ी मिले। फिर हरियाणा स्टेट स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, ये सारे प्रदेश में एक ही स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के बाद वो हरियाणा फरीदाबाद को इसका ही है, जो 12 सेक्टर में आप देख रहे हैं। तो तरक्की तो है, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत तरक्की है। बिल्कुल। आयुष जी, गगनचुंबी इमारतें आप क्योंकि स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तलवार साहब नहीं बता पाए। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जिक्र कर रहे हैं वो भी हमारी सरकार के दौरान ही बना है। हमारी सरकार के दौरान ही नाहर सिंह स्टेडियम का जीर्णोद्धार हुआ है। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी कोई ऐसी पिछले 7 साल से पहले अगर एक भी स्टेडियम पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर बनाया हो तो यहीं के लोग ज़्यादा बता देंगे। 12 सेक्टर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी हमारे समय में बना। नाहर सिंह स्टेडियम का इंटरनेशनल स्तर पर जरूर था, लेकिन वो सुविधाएं वहाँ पर नहीं थी। आज दोबारा से उसकी प्लानिंग करके एक नया खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस पर सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ आने वाले समय में होंगे, पलवल में भी सेम इसी तर्ज पर एस्ट्रोटर्फ का स्टेडियम बनने जा रहा है। बिल्कुल। आयुष जी, आपसे बात करेंगे। गगनचुंबी इमारतें जहां गुरुग्राम को देखा जाता था, लेकिन अब फरीदाबाद में भी रियल एस्टेट काफ़ी बूम कर रहा है। क्या निश्चित तौर पर लोगों का आकर्षण बढ़ा है, लोगों का रुझान बढ़ा है फरीदाबाद की तरफ? सर डेफिनेटली इसका हम रीज़न डालेंगे कि फरीदाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। फरीदाबाद में 5 मेजर डेवलपमेंट्स चल रही हैं इस वक्त, जो हमें नोएडा, गुड़गांव, जेवर एयरपोर्ट, मुंबई और बाय रेल एंड वेल एज बाय रोड हमें कनेक्ट करेंगी। तो जो ये 5 चीज़ें हैं जो हमें गवर्नमेंट ने दी हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं है फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए। तो जो वाइट कॉलर जॉब हैं, फरीदाबाद हमेशा से एक इंडस्ट्रियल टाउन के लिए प्रमोट करा जाता था, बट जब ये कनेक्टिविटी हमारी ओवरऑल बढ़ेगी तो फरीदाबाद के लिए एक वाइट कॉलर प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा उभर कर आएगा। तलवार साहब, अभी गौर साहब कह रहे हैं कि खेल के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं, काफ़ी विकास भी हुआ है, स्टेडियम बना है। हमारे बीच में ज़िले के डीसी भी आए, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि फरीदाबाद में अभी और क्या होने वाला है। लेकिन आप क्योंकि खेल से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, आपका बहुत योगदान भी है, अभी आप क्या महसूस करते हैं? क्या अभी और बदलाव की ज़रूरत है? क्या अभी होना चाहिए? देखिए, जैसे गौर साहब ने बोला कि जो नाथ सिंह स्टेडियम के ऊपर जो इसको जो मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जी, और बहुत खूबसूरत है, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के ऊपर दी जा रही है। और मेरे को ज़्यादा अंदाज़ा तो नहीं है कि कम से कम 115 करोड़ का बजट है और काफ़ी 90% बन के तैयार भी हो गया। तो ये जो सुविधा है ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और ये पिछले 4-5 सालों में ऐसा हुआ है। सेक्टर 12 के अंदर भी स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी शहर के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना। जब तक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पोर्ट्स की अवेयरनेस बहुत कम है इस देश के अंदर। आपने देखा कि बहुत कम मात्रा में खिलाड़ी, क्योंकि अब तो स्पोर्ट्स अब पूरा एक प्रोफेशन बन गया है। और जैसे इंजीनियर मेडिकल है, आप अपना कैरियर बहुत अच्छा बना सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप अगर टॉप लेवल के खिलाड़ियों को देख रहे हो, सरकार बड़े प्रोत्साहन कर रही है। जैसे उनको अगर आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो 6 करोड़ रुपया, मेरे को तो ऐसा लगता है कि नीरज चोपड़ा 100 करोड़ वर्ती था। बहुत अच्छी बात है कि खिलाड़ी के पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा प्रोफेशन, अच्छा परिवार, सब कुछ होना चाहिए। तो ये हौली हौली अवेयरनेस इस देश में आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है। और फरीदाबाद में कहीं कमी नहीं है। ज़रूरत जो है एक सुपरविज़न की है, प्रॉपर सुपरविज़न हो जाए सारी स्कीमों के ऊपर तो किसी चीज़ की कमी नहीं। नर्सरी स्कीम है, उसके अंदर
जो हरियाणा सरकार की बहुत ही फेमस स्कीम है, दो इवन साई की भी एक हॉस्टल स्कीम है जिसने बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं। हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स का तो कोई मुकाबला नहीं है। और जो मैं तो कोई ऐसी कोई पॉलिटिकल बात नहीं करता, पर यह है कि हरियाणा के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर बहुत तरक्की और बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। और अगर जो ज़रूरत है, जो मैं महसूस करता हूँ, कमी महसूस करता हूँ, वो प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो रही है। अगर स्टेडियम बनी है तो उसके ऊपर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, वहाँ पे कोचिज नहीं है। वो अगर ये प्रोग्राम हो जाए तो हम शायद इंडिया के अभी भी नंबर 1 है, उसको कोई हला नहीं सकेगा। गौड़ साहब, आपने सुना, अभी इस मौजूदा सरकार का काफ़ी कार्यकाल बचा है, आगे की प्लानिंग क्या है? प्लानिंग यही है कि हरियाणा किस प्रकार से नंबर 1 रहे और आगे बढ़ता रहे, हरियाणा समृद्ध रहे, खुशहाल रहे हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में है, चाहे वो खेल के क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, चाहे वो बात बेरोज़गारी की आप कर रहे थे। पहले मैं बैठा हुआ था तो मंच पे पहली दफ़ा हरियाणा के अंदर पारदर्शिता के साथ अगर नौकरियां देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मनोहर सरकार ने काम किया है। ठीक है, कहीं ना कहीं HPSC पर आप लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई हाँ एक पकड़ा गया है, लेकिन वो पकड़ने का काम भी तो हमारी सरकार ने किया है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज दावे के साथ मैं 100% कोई, आपने बात करी नीरज शर्मा की, क्योंकि नाम लिया आपने, मैं कहूँ आज प्रदेश के अंदर माहौल है, जब कोई बच्चा अगर किसी भी परीक्षा में पास होता है तो कांग्रेसी या विपक्षी पार्टी के लोग उसके घर जाकर फोटो खिंचवाते हैं। ये आज से पहले कभी किसी भी सरकार में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले जब भी होती थी कोई ना कोई किसी की सिफारिश पे होती थी। आज बच्चे की नौकरी अपनी मेहनत पे होती है, जब भी विपक्षी भी उसको जाकर बधाई देते हैं। अगर पहले अगर ऐसा होता तो वो जाते ही कह देते जी मैं तो फलाने को इतने पैसे दे के। बिल्कुल अजय गौड़ साहब कह रहे हैं कि विकास हो रहा है और लगातार बढ़ भी रहा है और हम कोशिश भी कर रहे हैं। आप बिल्डर के तौर पर क्या देखते हैं, क्या चुनौतियां हैं अभी भी? हालांकि रेलवे को जोड़ा गया, फ्लाईओवर्स बने, क्या अभी भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, मूलभूत सुविधा जो अभी होनी बाकी है? सर, चुनौतियाँ इन द सेंस एज सच कुछ नहीं है, बट फरीदाबाद को NCR में हमेशा एक नेगेटिव इमेज से देखा गया है। वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर की कम डेवलपमेंट की वजह से। बट जो अब हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को रिगरसली डेवलप कर रही है, वो एक फरीदाबाद के लिए एक नेक्स्ट वरदान की रूप में काम कर रहा है। मतलब जो ये 5 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, ये फरीदाबाद के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसे हम गुड़गांव से कनेक्ट करें या गुड़गांव से भी आगे फरीदाबाद को ले जाए। हम कह रहे हैं नोएडा को सारा बेनिफिट मिलेगा जेवर एयरपोर्ट का, बट अगर आप डिस्टेंस वाइज देखें तो सिर्फ 30 मिनट लगेंगे आपको नोएडा से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में और 30 मिनट लगेंगे आपको फरीदाबाद से नोएडा पहुंचने में। नोएडा एक सैचुरेटेड मार्केट हो चुकी है। अभी फरीदाबाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप हो सकती हैं और ये लॉन्ग टर्म में फरीदाबाद को एक नई ऊंचाइयों को टच कराने में हेल्प करेगी। अब हम इस सत्र के आखिरी पड़ाव की ओर हैं। अजय जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं वही बात कह रहा था कि जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पिछले दिनों उद्घाटन किया, उसको मतलब आज अभी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसको बनने में साल भर लगेगा, 1.5 साल लगेगा। निश्चित रूप से फरीदाबाद से जब वो जेवर एयरपोर्ट ऑपरेट होगा तो फरीदाबाद से 20 मिनट में के रास्ते की सड़क का जिसका प्रपोजल तैयार कर दिया गया है, हमारे उपायुक्त महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी एलिवेटेड बिल्कुल फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड वो बनेगी जो सिर्फ 1 KGP पर कनेक्ट होकर और सीधा जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। मतलब विकास के मामले में कहीं भी फरीदाबाद क्या पूरा हरियाणा कहीं भी पिछड़ने वाला नहीं है, तेज़ गति के साथ आगे बढ़ेगा। चलिए, शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। और ये थी बात फरीदाबाद के विकास की, हरियाणा के विकास की। उम्मीद करते हैं जो आपने कहा है उस पर खरा उतरेंगे। हम फिर आपको इसी मंच पर बुलाएंगे और आपने जो जो बातें कही हैं उन पर फिर से सवाल करेंगे। धन्यवाद आपका।